हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग यूनिट 6 का पार्ट 3 करेंगे, जो कि है सोशल मूवमेंट। और सोशल मूवमेंट नहीं है, लगभग ये आपका टॉपिक होगा अनएम्प्लॉयमेंट और फैक्ट्री रूल्स। ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था बीच में, वो टॉपिक ध्यान नहीं था क्या पढ़ना है हम लोगों को। सो अनएम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्री रूल्स और हम लोग डिपेंडेंसी थ्योरी करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करें। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें, और मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिससे उनको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है ज्वाइन करते वक्त, तो आप जो है यहाँ पे जो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, या आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट है कि आज यानी कि संडे को एक वेबिनार होने जा रहा है, ऑनलाइन वेबिनार, जो कि होगा 9 बजे रात में। ठीक, तो आप सब लोगों को ज्वाइन करना है इसमें। जिन्होंने फिलर फॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो भी ज्वाइन कर लें। और अगर आप अभी कोर्स बाई करते हैं तो आपको एक पेपर 1 की जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक है वो आपको फ्री मिल जाएगी। और आप वेबिनार अगर ज्वाइन करते हैं तो मॉक टेस्ट जो है वो आपको फ्री मिलेगा। तो जो भी हैं जो भी मतलब अभी फिलर फॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है चाहे नहीं लिया है, वो आज संडे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये गूगल मीट पे होगा वेबिनार। आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी ग्रुप से जुड़े हुए होंगे उनको लिंक मिल जाएगा। तो मस्ट है ज्वाइन करना, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से जेआरएफ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम लोग इकोनॉमी एंड सोसाइटी पार्ट 3 करेंगे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पार्ट 3। तो इसमें सबसे पहला आता है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। The term unemployment refers to a situation where a person actively searches for employment but is unable to find work. ठीक। तो अनएम्प्लॉयमेंट का टर्म किससे रिफर होता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का टर्म कैसे रिफर करेंगे आप? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई आदमी जॉब ढूंढने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। एक एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जैसे कोई इंजीनियर है, वो अपनी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, या कोई मतलब जो भी जिस काबिल है उस तरह की जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अगर वो उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक, वो उसके काबिल है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक, उसके काबिल होना ज़रूरी है, तभी अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहेंगे। उसकी वजह क्या है कि एक भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है वो टीचर बनना चाह रहा हो, तो कैसे वो बन पाएगा? ठीक, अगर वो उस चक्कर में बैठा हुआ कि मैं टीचर बनूंगा तभी मतलब एम्प्लॉय बनूंगा, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा कभी भी। तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। अगर वो उसके कैपेबल है, ठीक,
कि वो काम कर सकता है जो वो ढूंढ रहा है, फिर भी उसको नहीं मिल रहा है। ठीक, इसी को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक, बेरोजगारी शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है। जहां पे एक व्यक्ति क्या करता है, सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है, लेकिन काम पाने में असमर्थ होता है। लेकिन वो रोजगार पाने में असमर्थ होता है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन को बेरोजगारी कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति जो उसके काबिल है, जो वो रोजगार ढूंढ रहा है, उसके काबिल है, लेकिन वो रोजगार नहीं पा रहा है, वो रोजगार को तलाश करने में असमर्थ है, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ की मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो की मेजर माना जाता है इकोनॉमी के हेल्थ के लिए। मतलब कि जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा होगा, उतना उस कंट्री की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। ठीक, जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा होगा, उतना उस इकोनॉमी की, कंट्री की जो हेल्थ है उस पे, कंट्री की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उस पे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ की मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ द कंट्री। ठीक, बेरोजगारी को अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। ठीक, तो बेरोजगारी को क्या माना जाता है, अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। ठीक, महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय माना जाता है इसको, क्योंकि बेरोजगारी जितना ज़्यादा होगी, उस कंट्री की, उस देश की अर्थव्यवस्था की जो स्वास्थ्य है वो उतना ही ज़्यादा खराब होगा। ठीक, जितना ज़्यादा बेरोजगारी होगी, उतना उस देश की जो अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य है वो खराब होगी। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में अलग अलग टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। उसमें टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। So, unemployment, both voluntary and involuntary, can be broken down into 4 types. ठीक, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब मैं खुद जो है अनएम्प्लॉय ही रहना चाहता हूँ। ठीक, वॉलेंट्री होता है। ठीक, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ अभी जॉब ढूंढना, पहले जॉब कर रहा था लेकिन अब मैंने जॉब छोड़ के अब नहीं चाह रहा हूँ जॉब ढूंढना, तो ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। और एक होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि आप एम्प्लॉयड थे और आप अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक, या आपको अनएम्प्लॉयमेंट, आपको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा। ठीक, आपने अभी तक एम्प्लॉयमेंट नहीं किया है, लेकिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल ही नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, जहाँ पे आपका इख्तियार नहीं है। आप तो चाह रहे हैं कि मुझको जॉब मिले, मैं करूँ, लेकिन ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा कि आपको नहीं मिल रहा। और वॉलेंट्री, आपके पास है ऑप्शन, आप जॉब कर सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन आप खुद नहीं चाह रहे हैं जॉब करना, तो ये क्या है, वॉलेंट्री। इस बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट को वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बेस पे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को 4 टाइप में बांट सकते हैं। ठीक, बेरोजगारी स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो बेरोजगारी 2 वजह से होती है, चाहे वो स्वैच्छिक हो चाहे अनैच्छिक हो। स्वैच्छिक कैसे होगी, स्वैच्छिक तब होगी जब आदमी खुद अपनी इच्छा से ही कोई काम नहीं करना चाह रहा है, इसलिए वो बेरोजगार है, तो इसको स्वैच्छिक कहा जाता है। और अनैच्छिक कहते हैं जब वो आदमी को रोजगार मिल रहा है, लेकिन रोजगार वो पाना करना चाह रहा है। ठीक, वो रोजगारी करना चाह रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक, ऐसी स्थिति को अनैच्छिक अनैच्छिक जो है बेरोजगारी कहा जाता है। तो इस बेस पे, स्वैच्छिक और अनैच्छिक बेस पे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी कि बेरोजगारी को 4 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, 4 प्रकार में इसको विभाजित किया जा सकता है। पहला आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रतिरोधात्मक रोजगार। ठीक, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रतिरोधात्मक रोजगार। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज यूजुअली शॉर्ट लिव्ड। इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो बहुत कम दिनों तक रहते हैं। ज़्यादा दिन तक वो आदमी जो है, जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा होगा, वो ज़्यादा दिनों तक बेरोजगार नहीं रहता है, बहुत कम दिनों तक रहता है। ठीक, इट इज ऑल्सो द लीस्ट प्रॉब्लमेटिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। ठीक, अगर इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो ये बहुत ही कम जो है
नहीं, क्लास 2 आवर की ही है। क्लास 2 आवर की ही होगी। तो इस तरह की जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है और बहुत कम दिनों तक रहता है। बहुत कम दिन तक आदमी जो है अनएम्प्लॉयड रहता है, उसके बाद एम्प्लॉयड हो सकता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत कम दिनों तक रहती है। इट ऑकर्स व्हेन पीपल वॉलंटरी चेंज जॉब। ये कब होता है? जब लोग जो है अपनी जॉब को चेंज करने के लिए बीच में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे मैंने किसी कंपनी, कोई कंपनी मैंने ज्वाइन किया है, उस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ। अचानक मैंने क्या किया कि मैं चाह रहा हूँ किसी और कंपनी को ज्वाइन करना। उस कंपनी को ज्वाइन करने में मुझको 1 मंथ लगेंगे, लेकिन मैंने अभी से यहाँ पे रिजाइन कर दिया। तो ये 1 मंथ का जो पीरियड है अनएम्प्लॉयमेंट का, इसी को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक। तो यहाँ पे वॉलंटरी चीजें हो रही हैं। वॉलंटरी इसलिए हो रही है कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि 1 महीना मैं रुक के काम करूँ। ठीक। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कंपनी की पॉलिसी होती है कि आपको जो है आ, पहले ही छोड़ना होता है, क्योंकि बहुत सारे कागज वगैरह आपको जमा करने होते हैं दूसरी कंपनी में, जो पेपर्स वगैरह पेपर वर्क करने होते हैं, इसलिए उसमें टाइम लगता है। तो आदमी 1 महीना पहले ही छोड़ देता है कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो जब आप जॉब अपनी बदलना चाह रहे हैं और वॉलंटरी आप अनएम्प्लॉयड हो गए कुछ समय के लिए, तो आप सोच समझ के होते हैं कि आपका वो 1 महीना कैसे चलेगा, आपका मतलब इकोनॉमिकली अपने आप को आप बैलेंस कैसे करेंगे, वो आप सोच समझ के करते हैं। इसीलिए अगर आप इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखें तो इस तरह का जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद आप जो है फिर एम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक। तो प्रतिरोधात्मक रोजगार किसको कहते हैं? इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर अल्पकालिक होती है। ठीक। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है ये आमतौर पर अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक किसको कहते हैं? जो बहुत कम समय के लिए रहती है। ठीक। अल्पकालिक यानी कि जो बहुत कम समय के लिए रहती हो, उसी को अल्पकालिक कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो भी बेरोजगारी है वो बहुत कम समय तक रहती है, या आर्थिक दृष्टिकोण से कम समस्याग्रस्त है। और अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें बहुत कम समस्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या जो है इसमें नहीं होती, क्योंकि जो भी आदमी करता है वो इसमें स्वैच्छिक तरीके से करता है। ठीक। ऐसा तब होता है जब लोग स्वेच्छा से नौकरी बदलते हैं। जब लोग जो है स्वेच्छा से नौकरी बदलते हैं तभी ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप नौकरी बदलना चाह रहे होते हैं तो अपने आप स्वेच्छा से ही 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, ताकि आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जो भी पेपर वर्क है वो आप कर सकें। ठीक। तो अपनी स्वेच्छा से जब आप कर रहे हैं तो आप वो सोच समझ के कर रहे होंगे कि वो 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन आप जो है बेरोजगार रहते हैं, उतना दिन जो है वो आपको कैसे चलाएंगे, आप अपनी मतलब आर्थिक चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आप सोच समझ के करते हैं। तो इसीलिए ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा समस्या का कारण नहीं बनता है प्रतिरोधात्मक रोजगार। ठीक। नहीं, हाउसवाइफ को तो बेरोजगार ही मानिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए रोजगार या एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, उसके बदले में कुछ पैसा मिलता है। तो अगर कोई हाउसवाइफ है, उसको उसके बदले में पैसा मिल रहा है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, आमतौर पे क्या कभी नहीं होता है ऐसा, तो वो हाउसवाइफ को आप बेरोजगार नहीं मानेंगे। ठीक। हाँ, ये है कि आप उसको अनएम्प्लॉयड भी नहीं कहेंगे। अनएम्प्लॉयड इसलिए नहीं कहेंगे, यानी कि बेरोजगार नहीं कहेंगे, उसको रोजगार तो नहीं मानेंगे, लेकिन बेरोजगार इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी अपनी इच्छा से ही वो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ही यही है कि वो जो है ढूंढ रहा हो, सर्च कर रहा हो जॉब के लिए और उसको जॉब ना मिल रही। ठीक। वो नौकरी के लिए ढूंढ रहा हो लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तब उसको बेरोजगार कहेंगे। ठीक। लेकिन जो हाउसवाइफ है वो कभी भी नौकरी के लिए ढूंढती नहीं है, वो मतलब उन्होंने फाइनल कर लिया है कि वो उनको नौकरी नहीं करनी। हाँ, अगर हाउसवाइफ है, उसको उसके बदले में पैसा मिल रहा है, तब उसको रोजगार माना जाएगा। ठीक। लेकिन बेरोजगार भी नहीं माना जाएगा। बेरोजगार की डेफिनेशन यही है कि आप अपनी इच्छा से जो है सर्च कर रहे हो नौकरी और आपको मिल नहीं रही। ठीक। ढूंढ रहे हो लेकिन मिल नहीं रही, तब उसको अनएम्प्लॉयड की कंडीशन, कोई करना ही नहीं चाह रहा है तो आप उसको जबरदस्ती थोड़ी ना एम्प्लॉयड कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी।
ठीक, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स ओवर द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक अपटर्न्स एंड डाउनटर्न्स। एक तरह का ये वेरिएशन है, जो भी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनका जो है एक तरह का वेरिएशन है। कभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। ठीक, इसी को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जैसे कंपनी में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देने लगे, और डिमांड कम हो गई तो जितने एम्प्लॉय थे जिनकी उनको ज़रूरत थी उतने रखा और बाकी को निकाल दिया। तो इस तरह का चलता रहता है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती रहती हैं पूरी साल में। वो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल पे रखते हैं कि आपको 2 महीने 3 महीने के लिए रखा जा रहा है, फिर निकाल दिया जाता है, फिर जब वही टाइम आता है फिर रख लिया जाता है। तो ये इस तरह की जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, एक चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। किस कैटेगरी में हाउसवाइफ को आप जो है देखिए बेरोजगार की ही कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन बेरोजगार की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि वो सर्च कर रहा हो नौकरी के लिए। ठीक, तो उसको आप किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते, और ना ही आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हाउसवाइफ को रोजगार मानेंगे या नहीं, तो ये नहीं मानेंगे। ठीक, हाँ, ये पूछता है कि हाउसवाइफ को अगर पेमेंट हो रही है, मान लेते हैं आपके क्वेश्चन में दिया है कि हाउसवाइफ पेड 10,000 रुपीज पर मंथ, तो वो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो वो मान लेंगे उसको रोजगार। ठीक, लेकिन अगर उस काम के लिए ही मिल रहा है, क्योंकि हस्बैंड तो जनरली भाई अपनी वाइफ को पैसा देते ही है, किसी भी काम के लिए देते हो, खर्चे के लिए देता हूँ, किसी भी काम के लिए देते हो, लेकिन देते ही है। ठीक, तो आप उस काम के लिए तो नहीं दे रहे हैं कि ठीक है आप घर में काम कर रहे हैं इसलिए आपकी ये पेमेंट है। अगर वो पेमेंट कह के दिया जाए तब उसको रोजगार माना जाए। ठीक, पेमेंट कह के नहीं दिया जा रहा है, जनरली ऐसे दिया जा रहा है, तो उसको हाउसवाइफ को रोजगार नहीं मानेंगे। ठीक, उनको बेरोजगार की ही कैटेगरी में रखा। बस स्वैच्छिक बेरोजगार है। ठीक, अपनी स्वेच्छा से ही वो बेरोजगार है। ठीक, अपनी इच्छा से ही वो बेरोजगार है। तो चक्रीय बेरोजगारी उत्थान और मंदी के दौरान बेरोजगार श्रमिकों की संख्या में भिन्नता है। तो कभी कभी जब जो है आर्थिक उत्थान होता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है, बहुत सारे जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे श्रमिक लोग जो होते हैं उनको रोजगार मिल जाता है। लेकिन जैसे ही मंदी आती है उनको निकाल दिया जाता है। ठीक, मंदी के टाइम पे उनको निकाल दिया जाता है और आर्थिक उत्थान के टाइम पे उनको रख लिया जाता है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी है उसी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक, इस तरह की बेरोजगारी जो है उसी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी आर्थिक उत्थान और मंदी के दौरान बेरोजगार श्रमिकों की संख्या में भिन्नता है। अब बेरोजगार श्रमिकों की संख्या में भिन्नता कैसे आएगी? आर्थिक उत्थान के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो बेरोजगारों की संख्या में कमी आएगी, और मंदी के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी आएगी। ठीक, इस तरह की जो बेरोजगारों की संख्या में कमी और ज्यादती हो रही है, इसी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मतलब साइक्लिकल बेरोजगारी में कोई कंपनी है, इस कंपनी में अगर मान लेते हैं ठंडक का कपड़ा बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये सीजनल बेरोजगारी का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो अब ठंडक के टाइम पर डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो कुछ लोगों को रख लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है उसमें। लेकिन जैसे ही मतलब ठंडक खत्म हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, उस टाइम पे उनको निकाल दिया जाता है। ठीक, उस टाइम पे आर्थिक उत्थान था तो रख लिया गया था, मंदी आ गई तो उनको निकाल दिया था। ठीक, तो इस तरह से, या देश में आर्थिक उत्थान हो रहा है तो रोजगार बढ़ेगा, और मंदी आ गई तो रोजगार कम होगा। इस तरह की जो भी कंडीशन है इसी को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम्स अबाउट through a technological change in the structure of the economy in which labor market operates। तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम्स अबाउट थ्रू अ टेक्नोलॉजिकल चेंज,
जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन विच लेबर मार्केट ऑपरेट, जहाँ पे भी लेबर मार्केट काम कर रही है वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक, जैसे पहले जो मैनुअल मशीनें हुआ करती थी उसको चलाने के लिए जो एम्प्लॉय होते थे, बाद में जो डिजिटल मशीनें आ गई तो डिजिटल मशीनें वो चला नहीं पा रहे, तो उनको निकाल दिया जाता है। अब क्या है, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज आया इसीलिए वो बेरोजगार हो, स्ट्रक्चर में चेंज आया इसीलिए वो बेरोजगार हो गया। पहले सारी चीज़ें मैनुअल थी, तो मैनुअल चीज़ों को करने के लिए सब जिनके पास स्किल होती थी वो करते थे, लेकिन जब वो डिजिटल हो गया तो अब आ, जो चीज़ें डिजिटल हो गई, जो मशीनें डिजिटल हो गई, उनको जो पहले मैनुअल तरीके से जो लेबर काम करते थे वो अब उसको नहीं चला पा रहे। ठीक, अब नए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, तो इसीलिए उनको निकाल दिया जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि मैनुअल तरीके से काम करने में 10 लोग लगते थे, एक मैनुअल मशीन को ऑपरेट करने में 10 लोग लगते थे, डिजिटल मशीन को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 1 लोग लग रहे हैं, तो 9 लोगों को निकाल दिया जाता है। तो ये इस तरह के जो भी अनएम्प्लॉयमेंट हैं जिसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज की वजह से लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है या संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक, संरचनात्मक बेरोजगारी उच्च अर्थव्यवस्था की संरचना में तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से आती है, जिसमें श्रम बाजार संचालित होता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, जब किसी अर्थव्यवस्था की संरचना में कोई तकनीकी परिवर्तन आता है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि पहले जो है मैनुअल तरीके से काम होता था, जो मशीनें होती थी वो स्किल के जरिए चला, लेबर के पास, श्रम के पास वो ऐसी स्किल होती थी कि वो उसको चला पाते थे, लेकिन जब उसमें तकनीकी परिवर्तन आया कि मतलब वो सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई, तो अब वो उसके काबिल नहीं रह गए, इसलिए उनको निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। या संरचना में ऐसा चेंज आया, तकनीकी में ऐसा परिवर्तन आया कि हाँ, जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पे अब सिर्फ 1 लोग की ज़रूरत है, बाकी सबको निकाल दिया गया। तो इस तरह की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक, जैसे अभी आप बेस्ट एग्जांपल है एआई टूल्स का। अब एआई टूल्स की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जा सकती हैं, गई भी हैं, ठीक, और जाएंगी भी। ठीक, क्योंकि अब बहुत सारे काम जो है लोग अ, जो एक एम्प्लॉय को रख के करते थे, अब वो खुद एआई टूल्स के जरिए कर सकते हैं। ठीक, तो जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत थी अब वहाँ पे हो सकता है 2 ही लोगों की ज़रूरत है। तो एक तरह का संरचना में चेंज है, संरचना में चेंज आया इसलिए लोग बेरोजगार हो गए। इस तरह की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। Institutional unemployment result from long terms of permanent institutional factors and incentives in the economy. तो इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट या संस्थागत बेरोजगारी क्या होती है? संस्थागत बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक या अस्थायी संस्थागत कारकों और प्रोत्साहनों से उत्पन्न होती है। ठीक, तो कुछ फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में या इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसे फैक्टर आए जिसकी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट या संस्थागत बेरोजगारी कहा जाता है। इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म और परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। जो लॉन्ग टर्म या परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से आता है, ये एंड इंसेंटिव्स इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में इंसेंटिव की वजह से ये आते हैं। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसको इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक, संस्थागत बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक या अस्थायी संस्थागत कारकों, तो कुछ दीर्घकालिक या अस्थायी संस्थागत कारकों की वजह से ही संस्थागत बेरोजगारी आती है। ठीक, नेक्स्ट आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। ठीक, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when people are unemployed at particular times of the year when demand for labor is lower than usual. ठीक, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब लोग जो है अनएम्प्लॉयड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर साल में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अनएम्प्लॉयड होते हैं,
जब लेबर की डिमांड कम हो जाती है तब वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा साल में 1 या 2 बार होता है, सीज़न के चेंज होने पर ऐसा होता है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि विंटर क्लॉथ जो है वो विंटर क्लॉथ की जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि समर के टाइम पे जो है वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयी हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, उनकी डिमांड कम हो जा रही है, तो लेबर कम चाहिए, इसीलिए बाकी लेबरों को उन्होंने निकाल दिया। ठीक, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, जहाँ पे सीजन चेंज हो रहा है, इसलिए लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। जैसे समर के टाइम पे आइसक्रीम बेचने वाले जो होते हैं वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक, जो आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले हैं या आइसक्रीम रिटेलर्स हैं, ये सारे लोग जो है समर के टाइम पे एम्प्लॉयड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर आता है ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री जो है, ये सारी चीज़ें, ठीक, जो भी मतलब कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी सीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीजन से रिलेटेड। आइसक्रीम हो गई और विंटर क्लॉथ हो गए, समर क्लॉथ हो गए। ठीक, ऑल्दो समर क्लॉथ तो कहीं न कहीं लोग जो है विंटर में भी यूज़ कर लेते हैं, और विंटर और समर क्लॉथ के जो मतलब पैटर्न है वो लगभग सेम होते हैं। आदमी ऊपर से जैकेट वगैरह पहन लेता है, स्वेटर वगैरह पहन लेता है, तो वो सारे विंटर क्लॉथ में आ जाते हैं, लेकिन अंदर तो वो समर क्लॉथ ही पहनता है। ठीक, तो इसीलिए इस तरह की जो सीज़न की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसको सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के किसी विशेष समय में बेरोजगार होते हैं। तो ये वर्ष के किसी विशेष समय में ही बेरोजगार होते हैं। हमेशा ये बेरोजगार नहीं रहते, किसी विशेष समय में ही बेरोजगार होते हैं, जब मौसम बदलता है तब। ठीक, जब श्रम की मांग समान से कम होती है, जब श्रम की मांग जो है वो समान से कम होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल और एक अगर मैं दूं आइसक्रीम और विंटर क्लॉथ के अलावा, तो एक और बेस्ट एग्जांपल हो सकता है एग्रीकल्चर। ठीक, एग्रीकल्चर में कुछ टाइम के लिए जो है लोग एम्प्लॉयड होते हैं, उसके बाद नहीं होते। ठीक, जब सीजन ऐसा आता है जहाँ पे श्रम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो लोग रोजगार उनको मिल जाता है, और जैसे ही मतलब काम उनका खत्म हो जाता है तो बेरोजगारी आ जाती है। तो इस तरह की बेरोजगारी जो मौसम की वजह से होती हो, ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। बहुत समझ में आएगा क्या होता है मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर मतलब एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन उसके अंडर, अंडर मतलब जो बहुत कम एम्प्लॉयड जिसको कहेंगे, अल्प कहते हैं कम चीज को। ठीक, अब देखते हैं क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन इन विच वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन लेस देन फुल टाइम और रेगुलर जॉब। ठीक, तो या तो जो वर्कर है वो एम्प्लॉयड होगा फुल टाइम से कम में, या कॉन्ट्रेक्चुअल में लोग हैं, या रेगुलर जॉब नहीं है उनकी, ठीक, कुछ दिनों के लिए। जैसे कि आप नरेगा का एग्जांपल ले लीजिए। नरेगा में जो है लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फुल टाइम जॉब नहीं होती है, रेगुलर जॉब नहीं होती है। जब नौकरी आई तभी हाँ फिक्स होता है कि इतना डेज आपको गारंटी के साथ, इतना जो है डेज, जैसे 100 डेज फिक्स है कि 100 डेज आपको, साल भर में 100 डेज आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, लेकिन बाकी देश में नहीं मिल रहा है, तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, रेगुलर जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब नहीं है। ठीक, तो इस तरह की जॉब को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और इनसफिशिएंट जॉब या इनसफिशिएंट जॉब को भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, फॉर देयर ट्रेनिंग और इकोनॉमिक नीड। ठीक, उनकी ट्रेनिंग और इकोनॉमिक नीड के लिए कोई इनसफिशिएंट जॉब है। ठीक, और अंडर एम्प्लॉयमेंट की एक और एग्जांपल हो सकता है कि अगर आपकी कैपेबिलिटी जितनी है, उतना आपको एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए नहीं मिल रहा है, उस तरह की एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिल रही है, तो भी इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक, जैसे कि एक इंजीनियर है, अ, या मतलब इंजीनियर है या कोई भी पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट आप कह लीजिए। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट है, वो चपरासी की नौकरी कर रहा है। ठीक, तो वो एम्प्लॉयड तो है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड क्यों है? क्योंकि वो किसी कंपनी में इंजीनियर हो सकता था, और मतलब उसने उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है कि वो ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो सी ग्रेड जॉब और बी ग्रेड जॉब कर सकता था वो, जो अब वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सर्च तो कर रहा है, लेकिन उस तरह की उसको जॉब नहीं, उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल पा रही।
इसीलिए इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इसको भी कहेंगे। ठीक, तो या तो वो फुल टाइम जॉब ना कर रहा हो या रेगुलर जॉब ना कर रहा हो या उसकी जॉब जो है इनसफिशिएंट हो अपनी इकोनॉमिक नीड को पूरा करने के लिए। ठीक, मतलब उसका खर्चा 10,000 12,000 है महीने का और वो कमाई 8,000 रहा है। ठीक, तो इसको भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक, अल्प रोजगार, अल्प बेरोजगार क्या होता है? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रमिकों को पूर्णकालिक या नियमित नौकरियों से कम उनके प्रशिक्षण या आर्थिक जरूरतों के लिए अर्थात अपर्याप्त नौकरियों में नियोजित किया जाता है। ठीक, तो यही है कि या तो वो बेरोजगार इस तरह से है कि उसको पूर्णकालिक जो है तरीके से रोजगार नहीं मिला है। पूर्णकालिक तरीके अंशकालिक और पूर्णकालिक होता है। पूर्णकालिक क्या होता है? जिसमें आदमी रेगुलर तरीके से फुल टाइम जॉब होता है उसकी। ठीक, तब पूरा रेगुलर जॉब होती है। अंशकालिक मतलब कुछ टाइम के लिए, जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल पे समझ लीजिए, संविदा पे जो लोग होते हैं वो उनको समझ लीजिए, तो उसी को अंशकालिक कहा जाता है। तो अल्प बेरोजगार में लोग अंशकालिक रोजगार में होते हैं और इनकी जो नौकरियां होती हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इनकी आर्थिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वो नौकरी उनके लिए सक्षम नहीं होती है। ठीक, या अपर्याप्त होती है, तो ऐसी नौकरी को भी अल्प रोजगार कहेंगे। ठीक, अल्प रोजगार ऐसी नौकरी को भी कहेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट या अल्प रोजगार किसको कहेंगे? ये आपकी कैपेबिलिटी जितनी है, आपकी क्षमता जितनी है, आपकी स्किल जितनी है, उस लेवल की आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है तब भी इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट या अल्प रोजगार कहा जाता है। जैसे एक पीएचडी किया हुआ आदमी अगर जो है टीजीटी में पढ़ा है, ठीक, यानी कि क्लास 12 तक के लोगों को पढ़ा रहा है, हालांकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता था। ठीक, लेकिन चूंकि जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है इसीलिए वो टीजीटी में पढ़ा रहा है लोगों को, तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज मतलब जो धोखा, डिस्गाइज मतलब क्या होता है? धोखा। ठीक, डिस्गाइज मतलब धोखा या मतलब अ, छुपी हुई कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट डज नॉट अफेक्ट एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक, तो ये एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट को तो अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये unemployment होता है। It occurs when productivity is low and too many workers are filling too few jobs। ठीक, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है लेकिन उस प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक, जैसे आमतौर पे एग्रीकल्चर में ये होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, आमतौर पे एग्रीकल्चर में होता है या सेल्फ रोजगार में होता है। ठीक, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होता है या एग्रीकल्चर में होता है। तो एग्रीकल्चर में क्या है? पूरे घर वाले जाके काम कर रहे हैं, हालांकि वो काम अगर 2 लोग भी करें तब भी उतना प्रोडक्शन होगा, लेकिन पूरे घर में जो 6 मेंबर हैं या 7 मेंबर हैं, जो भी जितने भी मेंबर हो, 6 या 7 आप मान लीजिए, 6 मान लेते हैं हम लोग। ठीक, ठीक, तो उस एग्रीकल्चरल फील्ड में 2 लोगों की ज़रूरत थी लेकिन पूरे 6 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो उसमें प्रोडक्शन होगी वो उतना ही होगी जो फिक्स प्रोडक्शन है। ठीक, जो फिक्स प्रोडक्शन है उतना होगी, चाहे उसमें 2 लोग करें या 6 लोग करें। तो अगर प्रोडक्शन सेम हो रही है लेकिन लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस तरह की एम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक, या आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि खुद की कंपनी है या खुद का बिजनेस है और उसमें घर में जितने लोग हैं सब लोग वहीं पे जाके बैठे रहते हैं या वहीं पे जाके काम करते हैं। हालांकि वो एक आदमी काम कर सकता था वो, लेकिन 3 आदमी जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक आदमी के लायक काम था और प्रोडक्शन भी एक आदमी के लायक ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पे 3 आदमी जाके काम कर रहे हैं। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जो कुल आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। तो ये जो है कुल आर्थिक उत्पादन को कभी भी प्रभावित नहीं करती है। ये तब होता है जब उत्पादकता कम होती है और बहुत से कर्मचारी बहुत कम नौकरी भर भर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत से कर्मचारी जो है कम नौकरी वाले काम कर रहे होते हैं। ठीक, उत्पादकता वहाँ पे कम होती है लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कृषि का एग्जांपल दिया
कि कृषि के जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन पूरे घर में जो अगर 6-7 लोग जितने भी लोग हैं वो जाके पूरे लोग काम कर रहे हैं। हालाँकि प्रोडक्शन जो है उस खेत में उतना ही होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। आप 20 लोगों को लगा दीजिए काम करने के लिए, लेकिन प्रोडक्शन जो है उतना ही होगा। ठीक, इस तरह की बेरोज़गारी को प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहा जाता है। ठीक, या अगर जो है खुद का स्वयं का जो है बिज़नेस है, खुद का बिज़नेस है, खुद का व्यवसाय है, उसमें लोग एक की ज़रूरत थी 3 लोग जाके काम कर रहे हैं। ठीक, एक से वो काम हो सकता था जितना काम होना है उस एम्प्लॉयमेंट में, जितना काम होना है, ठीक, उतना काम किसी एक से हो सकता था, लेकिन सारे लोग फ्री बैठे थे तो वो 3 लोग भी जाके उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ तो नहीं जाएगा, प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा, इसीलिए उसको प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहा जाता है। तो इस तरह की बेरोज़गारी को प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बताइए, पूछ सकते हैं यहाँ पे आप। अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्रतिरोधात्मक रोजगार, दूसरा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि चक्रीय रोजगार, तीसरा हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी, और इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संस्थागत बेरोजगारी। उसके बाद आता है हम लोग का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि अल्प रोजगार। अल्प रोजगार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जो है सोशल एक्सक्लूजन। ठीक, सोशल एक्सक्लूजन। अब ये सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। इट ऑकर्स व्हेन पीपल आर होली और partially excluded from participating in the इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ देयर कम्युनिटी। ठीक, तो अपनी कम्युनिटी के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए या तो वो पूरी तरीके से या पार्शली एक्सक्लूडेड होते हैं, तो इसी को सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है। और एक तरह का ये डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक, एक तरह का ये भेदभाव है कि किसी को आप जो है अपनी कम्युनिटी के जो या ग्रुप जो है अपना, उसमें उसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ की तरफ जो है आप उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं या पार्शियली जो है आप पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह के एक्सक्लूजन को सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है। ठीक, जैसे कि आ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें बाकी लोगों को मना किया जाता है। कास्ट सिस्टम पे में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे दलितों को बहुत सारी चीज़ें करने से मना किया जाता है। ठीक, उनके साथ में ये इस तरह का एक्सक्लूजन होता है। ठीक, तो सोशल एक्सक्लूजन मतलब उनके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है कि बहुत सारी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक, तो social exclusion is a form of discrimination. It occurs when people are wholly or partially, या तो पूरी तरीके से या partially जो है वो excluded होते हैं from participating in economic, social and political life of their community based on their belonging to a certain social class, category or group. ठीक, तो जो जिस हाँ, अब ये किस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने कास्ट का एग्जांपल दिया, वो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे या बहुत निचली कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको एक्सक्लूडेड रखा गया। ठीक, या जो है सोशल क्लास बहुत गरीब है इसलिए उनको एक्सक्लूडेड रखा जा रहा है। ठीक, तो इस तरह के एक्सक्लूजन जो किसी भी चीज़ के, किसी भी सोशल फेनोमेना के बेस पे हो, उसको सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है। ठीक, सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? सामाजिक बहिष्कार भेदभाव का एक रूप है। सामाजिक बहिष्कार क्या है? भेदभाव का एक ऐसा रूप है। ये तब होता है जब लोगों को एक निश्चित सामाजिक वर्ग, श्रेणी या समूह से संबंधित होने के आधार पर अपने समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने से पूरी तरह या आंशिक रूप से बाहर रखा जाता है। ठीक, तो सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? ये एक तरह का भेदभाव का रूप है, एक तरह का भेदभाव का रूप है। ठीक, ये कब होता है? ये तब होता है जब लोगों को एक निश्चित या सामाजिक वर्ग लोगों को एक निश्चित सामाजिक वर्ग, श्रेणी या समूह से संबंधित होने के आधार पर
तो वो किसी एक निश्चित सामाजिक वर्ग से संबंधित है, या किसी एक निश्चित श्रेणी से संबंधित है, या किसी समूह से संबंधित है, उस आधार पर उनको अपने समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने से पूरी तरह या आंशिक रूप से बाहर रखा जाता है। ठीक, तो उनको पूरी तरह से या आंशिक रूप से बाहर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो किसी एक निश्चित सामाजिक वर्ग यानी कि गरीब वगैरह है, इसलिए नहीं रखा जा रहा है उसको मेन स्ट्रीम में। ठीक, या कोई ऐसी श्रेणी, कोई ऐसे समूह से वो बिलोंग करते हैं कि उनको उस आधार पे उनको बाधित किया जाता है समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हिस्सा लेने के लिए। इस तरह का जो फेनोमेना है, ठीक इस तरह की जो स्थिति है, उसी को सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। गुड आफ्टरनून, बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सोशल एक्सक्लूजन। एज ए कॉन्सेप्ट हैज 3 डिस्टिंग्विशेबल फीचर। तो सोशल एक्सक्लूजन को आप जो कॉन्सेप्ट है उसको, उसके अंदर 3 डिस्टिंग्विशेबल फीचर है, मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक, कौन सा फॉर्म? नेट का? इसमें सोशोलॉजी सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं है? ऐसा तो नहीं है, सोशोलॉजी का ऑप्शन आता है नेट जेआरएफ के फॉर्म भरने में। नहीं, ऐसा नहीं है, होता है नेट के फॉर्म भरने में सोशोलॉजी का ऑप्शन आता है। कुछ नेटवर्क इशू होगा इसलिए नहीं आ रहा हो, ऐसा इतना बड़ा मतलब ब्लंडर नहीं हो सकता है। ठीक, सोशल एक्सक्लूजन एज ए कॉन्सेप्ट हैज 3 डिस्टिंग्विशेबल फीचर। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, अभी चेक करके मैं टेलीग्राम पे आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, या मतलब हाँ, जैसा भी मुझको बताना सही पड़ेगा, टेलीग्राम पे ही मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। उसमें ऐसा नहीं होता है, आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे सोशोलॉजी का ऑप्शन आएगा। ठीक, social exclusion as a concept has 3 distinguishable features. It involves culturally defined social categories. इसमें जो है कल्चरली डिफाइंड सोशल कैटेगरीज होती हैं, मतलब कि जो जिनको आप अलग कर रहे हैं या जिनको आप साथ लेके चल रहे हैं, उनके बीच में कल्चरली डिफाइंड सोशल कैटेगरीज होती हैं विद एसोसिएटेड कल्चरल परसेप्शन, और उनके साथ जो है कल्चरल परसेप्शन जुड़ा होता है। ठीक, कल्चरल परसेप्शन जुड़ा कैसे होता है? जैसे कि आप दलित को जो है मेन स्ट्रीम में पार्ट लेने से उनको रोका जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं। वैल्यूज एंड नॉर्म्स जुड़े होते हैं, ठीक, उससे दैट सेव सोशल इंटरेक्शन, जो जिसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन होता है। तो कल्चरल परसेप्शन, वैल्यूज और नॉर्म्स जो जो सोशल इंटरेक्शन को सेव करते हैं, ये इंक्लूडेड होता है किसमें? सोशल एक्सक्लूजन में। इट इज एम्बेडेड इन सोशल रिलेशंस, और सोशल एक्सक्लूजन जो है वो सोशल रिलेशन में जुड़ा होता है। ठीक, सोशल रिलेशन में मौजूद होता है। एक सोशल एक्सक्लूजन सोशल रिलेशन में मौजूद होता है। एक अवधारणा के रूप में सामाजिक बहिष्कार की 3 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। इसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित सामाजिक श्रेणियां शामिल होती हैं। तो सामाजिक बहिष्कार में सांस्कृतिक रूप से सामाजिक श्रेणियां शामिल होती हैं, जो संबंधित सांस्कृतिक धारणाओं जो संबंधित सांस्कृतिक धारणाओं, मूल्यों और मानदंडों के साथ सामाजिक संपर्क को आकार देती हैं। ठीक, तो ये क्या करती हैं? संबंधित सांस्कृतिक धारणाओं,
मूल्यों और मानदंडों के साथ सामाजिक संपर्क को आकार देती है। मतलब किस तरह के सामाजिक संपर्क होंगे उसको आकार देती है। ठीक, इसके बेस पे, सामाजिक श्रेणी के बेस पे। ठीक, ये सामाजिक संबंधों में अंतर्निहित होती है। मतलब सामाजिक संबंधों में बहिष्कार जो है, सामाजिक बहिष्कार मौजूद होता है। सामाजिक संबंधों में सामाजिक बहिष्कार मौजूद होता है। ठीक, और तीसरा कौन सा है? इट अफेक्ट्स पीपल्स राइट एंड इंटाइटलमेंट्स। ठीक, तो ये लोगों के राइट्स और इंटाइटलमेंट्स को अफेक्ट करता है, मतलब उनको डिनाई करता है। डिनाइंग देम द अपॉर्चुनिटीज दे नीड टू अटेंड एंड मेंटेन अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू फुलफिल देयर पोटेंशियल। तो अपनी पोटेंशियल को फुलफिल करने के लिए और एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए जो भी उनको ज़रूरत है उसकी अपॉर्चुनिटी से डिनाई करता है। सोशल एक्सक्लूजन उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक, जिनके मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, एक सोशली अप्रूव्ड लाइफ स्टाइल जीने के लिए, एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल जीने के लिए या अपनी पोटेंशियल को पूरा करने के लिए, जैसे अभी बीच में क्या था, आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि दलित को जो है घोड़े पे बैठ के बारात ले जाने के लिए उनको उसको मारा पीटा गया था। तो ये क्या एक तरह का सोशल एक्सक्लूजन है। उसके पास पैसा है, वो जा रहा है बैठ के। ठीक, वो घोड़े की पेमेंट करने का पैसा उसके पास है इसलिए जा रहा है, तो उसके पास पोटेंशियल है। ठीक, और वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को जीना चाह रहा है। ठीक, तो लेकिन जो है उनको उससे रोका जा रहा है, उस अपॉर्चुनिटी से उसको डिनाई किया जा रहा है। तो ये क्या है, इस तरह का जो एक्शन है वो सोशल एक्सक्लूजन से ही आता है। ठीक, ये लोगों के अधिकारों और अधिकारों को प्रभावित करता है। तो ये लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता है, उन्हें उन अवसरों से वंचित करता है जिनकी उन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार जीवन स्तर को प्राप्त करने और बनाए रखने और अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो उनकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से वो जो करना चाह रहे हैं या जो सार्वभौमिक रूप से जो स्वीकार जीवन है उस तरह का अपना स्तर करना चाह रहे हैं वो, मतलब कि वो एक बेहतर जीवन जीना चाह रहे हैं कि क्योंकि उनके पास इसकी क्षमता है। ठीक, इस अवसर से उनको वंचित किया जाता है। ठीक, और जो भी उनके अधिकार होते हैं उनसे उनको वंचित किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार में यही होता है कि जो उनके अधिकार होते हैं उनसे वंचित किया जाता है, या जितनी उनकी क्षमता है, जो करने की उनकी क्षमता है कि एक अच्छा जीवन जीने की क्षमता है और अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करने की क्षमता है। ठीक, लेकिन उनको ये ऐसा करने के लिए वंचित किया जाता है किसी भी तरीके से, चाहे वो धर्म का सहारा लेकर किया जा रहा हो या किसी भी चीज का सहारा लेकर किया जा रहा हो, तो उसी को सोशल और सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। ठीक, सोशल एक्सक्लूजन एंड पावर्टी। सोशल एक्सक्लूजन एंड पावर्टी। अब सोशल एक्सक्लूजन की वजह से पावर्टी कैसे आती है? एज सोशल एक्सक्लूजन इज कंसर्न विद, दो नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, deprivation ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक, तो ये जो है सोशल एक्सक्लूजन किससे जुड़ा हुआ होता है? ये मटेरियल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। मटेरियल रिसोर्सेज के डेप्रीवेशन से जुड़ा होता है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, उससे उनको डिप्राइव किया जाता है। जो भी सोशली एक्सक्लूडेड पर्सन होते हैं उनको मटेरियल रिसोर्सेज से डिप्राइव किया जाता है। ठीक, एंड वायलेशन ऑफ सोशल एंड वेलफेयर राइट, और उनके वेलफेयर एंड सोशल राइट्स का वायलेशन होता है। ठीक, उनके वेलफेयर एंड सोशल राइट का वायलेशन होता है। इट कैन ऑल्सो बी सीन एज रिलेटिंग टू द फेनोमेना ऑफ पॉवर्टी। ठीक, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये पॉवर्टी के फेनोमेना से रिलेट हो, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये सब चीज़ों से आप उनको वंचित करेंगे कि आप उनको जो है सोशल और वेलफेयर राइट्स, उनके सोशल और वेलफेयर राइट का वायलेशन होगा, तो वो हमेशा पॉवर्टी में रहेंगे। जैसे बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, बी आर अम्बेडकर जब एजुकेशन हासिल करना चाहते थे तो उनको सीट पे नहीं बैठने दिया जाता था, लेकिन उन्होंने दूसरा ऑप्शन निकाला कि वो बोरी पे बैठ के वो पढ़ाई करने लगे। वहाँ के जो पानी पीने के जो घड़े होते थे वहाँ पे उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था उससे। ठीक, लेकिन उन्होंने कोशिश की और एजुकेशन हासिल किया। अगर वही कोशिश नहीं करते तो उनके वेलफेयर और सोशल राइट का तो वायलेशन हो रहा है और उस वजह से वो गरीब के गरीब ही रह जाते। ठीक, उनका जो है सोशल स्टेटस ऊंचा नहीं होता। ठीक, तो सोशल एक्सक्लूजन की वजह से सोशल एक्सक्लूजन जो है वो फोर्स करता है बहुत से लोगों को गरीब बनने के लिए।
ठीक। सामाजिक बहिष्कार और गरीबी, जैसा कि सामाजिक अपवर्जन का संबंध भौतिक संस्थानों के अभाव और सामाजिक या कल्याणकारी अधिकारों के उल्लंघन से है। ठीक। तो भौतिक संस्थानों के अभाव की वजह से, मतलब कि भौतिक संसाधन जो होते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उससे वंचित रखा गया है और उनके सामाजिक और कल्याणकारी अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। हालांकि ये सीमित नहीं होता है, इसे गरीबी की घटना से संबंधित के रूप में भी देखा जाता है और इस वजह से वो आदमी जो है गरीब बनता चला जाता है। ठीक। तो एक तरह से सामाजिक बहिष्कार क्या करता है, ये लोगों को गरीबी की तरफ धकेलता है। ठीक। क्योंकि आप उसके सामाजिक और कल्याणकारी जो भी अधिकार है उसका उल्लंघन करते हैं, उनको भौतिक संसाधन नहीं दिया जाता है। ठीक। जिससे वो अपनी स्थिति, अपनी जो है इकोनॉमिक स्थिति को सुधार सकते थे, तो ये सारे ऑप्शन उनके लिए नहीं होते हैं। इसीलिए सामाजिक बहिष्कार कहीं ना कहीं जो है लोगों को गरीबी की तरफ धकेलता है। ठीक। Social exclusion has an undeniable impact on the poverty status of socially excluded communities. ठीक। तो ये कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन क्या करता है, जो भी सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज है, यानी कि ऐसी कम्युनिटीज जिनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो कम्युनिटी जो है गरीब ही रह जाती है। ठीक। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक। क्योंकि जिस कम्युनिटी को आप सोशली एक्सक्लूड कर दिए वो गरीब हो जाए। सामाजिक बहिष्करण या सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदाय की गरीबी स्थिति पर एक निर्विवाद प्रभाव पड़ता है। ठीक। मतलब कि ये बगैर किसी विवाद के ये बात कही जा सकती है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि सामाजिक बहिष्कार की वजह से जो बहिष्कृत समुदाय होते हैं वो गरीब होते चले जाते हैं। ठीक। जो बहिष्कृत समुदाय होते हैं वो गरीब होते चले जाते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार की वजह से लोग जो है मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है उसका पार्ट नहीं बन पाते, मुख्य धारा की अ, जो समाज है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वो गरीब हैं अगर, तो और गरीब होते चले जाते हैं। या अगर कोई किसी की स्थिति अच्छी है, आप उसको सोशली एक्सक्लूड कर दीजिए तो धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब हो जाएगी और वो गरीब बनता चला जाएगा। ठीक। ह्यूमन राइट एक्सट्रीम पॉवर्टी कैन बी अ कॉज ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। ठीक। और एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो ह्यूमन राइट का वायलेशन है। ठीक। कोई आदमी जो है बहुत ज़्यादा गरीब रहे, ये उसके ह्यूमन राइट का वायलेशन है। ठीक। ह्यूमन राइट एक्सट्रीम पॉवर्टी कैन बी अ कॉज ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। ठीक। ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी आ सकती है, सच एज extremely poor people being forced to work in unhealthy working condition are a consequences। अब ह्यूमन राइट का वायलेशन कैसे हो रहा है एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से, क्योंकि जो बहुत गरीब लोग हैं वो एक अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन में काम करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि कुछ तो पैसा आना चाहिए उनके खाने जीने के लिए। ठीक। तो वो किसी कैसी भी कंडीशन है, कितना भी अनहेल्दी कंडीशन है, उसमें भी काम करने के लिए वो मजबूर होते हैं। ठीक। और उस वजह से ये कहा जा सकता है कि उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। ठीक। किसी भी कंडीशन में जो भी गरीब होगा वो दो पैसा कमाने के लिए कोई भी काम करने के लिए राजी हो जाता है, कितनी भी खराब कंडीशन हो उसमें काम करने के लिए राजी हो जाता है। ठीक। ताकि उसको दो पैसे मिल पाए जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। ठीक। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी है तो ये कंसिक्वेंसेज हो सकता है किसका, ह्यूमन राइट वायलेशन। ठीक। ह्यूमन राइट वायलेशन का कंसिक्वेंसेज हो सकता है। मानवाधिकार अत्यधिक गरीबी मानवाधिकारों के उल्लंघन का कारण हो सकती है। ठीक। तो बहुत ज़्यादा गरीबी अगर है तो ये मानव अधिकारों के उल्लंघन का कारण हो सकती है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है वो किसी भी काम को करने के लिए वो मजबूर होता है, ताकि उसको कुछ पैसे मिल पाए और वो अपना जीवन चला पाए। ठीक। अपने खाने पीने की कोई चीज़ ले पाए, उसके लिए वो कोई भी काम करने के लिए राजी हो जाता है। भाई भूख लगी है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ठीक। ठीक। चाहे वो फुटपाथ पे बैठ के भीख मांग रहा हो, तो फुटपाथ भी एक अनहेल्दी कंडीशन होती है भाई, रात में वहाँ पे सो रहे हैं, धूप में रह रहे हैं, वहाँ पे बारिश में रह रहे हैं, ठंडक में रह रहे हैं। आपने देखा होगा ठंडक में भी फुटपाथ पे लोग पड़े होते हैं ऐसे ही।
बगैर किसी कंबल के, बगैर किसी मतलब ओढ़ने वाली चीज़ के। तो ये क्या है, अनहेल्दी कंडीशन है। और बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे वो काम, अगर कोई कमा के खाना चाहता है तो बहुत सारी ऐसी इतनी खराब खराब जगह होती हैं जहाँ पे लोग जाके काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या क्यों कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है इसलिए वो कर रहे हैं। वो इतने गरीबी में जा चुके हैं कि उनको अपने खाने के लिए भी बगैर काम करे उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ठीक, बगैर काम किए उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी खराब परिस्थिति हो, उसमें वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक, तो अगर इतनी खराब परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उनके मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक, क्योंकि हर आदमी को ये अधिकार होना चाहिए कि उसको काम करने की एक अच्छी परिस्थिति मिले, एक अच्छी स्थिति में उनको काम करने का अधिकार है। Such as children being unable to escape poverty because of lack of adequate state provision for education. तो क्या मतलब है, सच एज चिल्ड्रेन बीइंग अनेबल टू एस्केप पॉवर्टी, मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को गरीबी से बाहर निकालने में वो सक्षम नहीं होते हैं, कि अपने आप को गरीबी से बाहर निकालने के काबिल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टेट का प्रोविज़न है एजुकेशन के लिए, क्योंकि जो भी गरीब है वो एजुकेशन के ज़रिए ही अपनी पॉवर्टी से बाहर आ सकता है। ठीक, अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसमें वो मतलब जिससे वो बाहर आ सकता है, अपनी गरीबी से बाहर आ सकता है। और स्टेट का जो प्रोविज़न है एजुकेशन को लेकर वो बहुत ही ख़राब है। ठीक, और प्राइवेट में वो जा नहीं सकता क्योंकि प्राइवेट की फी जो है वो पे नहीं कर पाएगा। ठीक, स्टेट एजुकेशन जो है वो बहुत ख़राब है। स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री से रिलेटेड है, तो स्टेट एजुकेशन यानी कि कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब होता है। ठीक, तो वो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाएंगे, इसीलिए वो गरीबी से बाहर निकलने में वो सक्षम नहीं होते हैं, वो इस काबिल नहीं होते हैं कि गरीबी से बाहर निकल जाए। जैसे कि शिक्षा के लिए पर्याप्त राज्य प्रावधानों की कमी के कारण बच्चे गरीबी से बचने में असमर्थ हैं। एक तो गरीबी से बाहर निकलने में वो असमर्थ होते हैं क्योंकि पर्याप्त शिक्षा का अवसर उनको नहीं मिलता है, अच्छी शिक्षा का अवसर उनको नहीं मिलता है। जो सरकारी कॉलेजेस हैं, सरकारी स्कूल हैं या सरकारी जो शिक्षा के संस्थाएं हैं, उनमें इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है कि वो गरीबी से बाहर आ सकें और कोई अच्छा काम कर सकें वहाँ से शिक्षा हासिल करने के। प्राइवेट कॉलेजेस में यानी कि निजी जो शिक्षा संस्था है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वहाँ की जो फ़ी है, वहाँ का जो शुल्क है, वो पे करने के लिए वो सक्षम नहीं होते। ठीक, इसीलिए जो है वो गरीबी से बाहर निकलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने सोशल एक्सक्लूजन पढ़ा, तो सोशल एक्सक्लूजन में हम लोगों ने सोशल एक्सक्लूजन के डेफिनेशन पढ़ा है। फिर उसके बाद इसके 3 टाइप्स कौन-कौन से हो सकते हैं, जिसको 3 इसमें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। फिर एक्सक्लूजन और पॉवर्टी, मतलब एक्सक्लूजन की वजह से, सोशल एक्सक्लूजन की वजह से पॉवर्टी कैसे आती है। ठीक, मतलब गरीबी अगर है या गरीबी सोशल एक्सक्लूजन की वजह से गरीबी का क्या मतलब होता है, यानी कि पॉवर्टी पे जो है सोशल एक्सक्लूजन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक, उसके बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, फैक्ट्री सिस्टम, कारखाना प्रणाली। एक फैक्ट्री सिस्टम यानी कि कारखाना प्रणाली। वन मिनट।
तो हम लोगों ने सोशल एक्सक्लूजन और अनएम्प्लॉयमेंट कर लिया, हम लोग मूव करते हैं फैक्ट्री सिस्टम की तरफ। द फैक्ट्री सिस्टम was first adopted in Great Britain at the beginning of the Industrial Revolution in the late 70s। सो लेट 70s मतलब 1750 के बाद, 1750 के बाद 1799 तक को लेट 70s कहा जाता है। ठीक, उस टाइम में ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्री सिस्टम यानी कि फैक्ट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। तो सबसे पहले ये फैक्ट्री सिस्टम कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था? ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक, कारखाना प्रणाली 1700 के अंत में, 1700 के अंत में यानी कि 1750 से लेकर 1799 ये उसका अंत होता है। अर्ली अगर कह रहे हैं तो 1750 से पहले। ठीक, तो 1700 के अंत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में फैक्ट्री प्रणाली को पहली बार ग्रेट ब्रिटेन में अपनाया गया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था उसमें सबसे पहले फैक्ट्री सिस्टम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में अपनाया गया। एक वुड लेटर स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, और उसके बाद जो है ये पूरी दुनिया में फैला। उसके बाद फैक्ट्री सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में फैला, ये बाद में दुनिया भर में फैल गया। ठीक, फैल जाएगा नहीं, फैल गया होगा। 1700 के अंत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में फैक्ट्री प्रणाली को पहली बार ग्रेट ब्रिटेन में अपनाया गया, उसके बाद पूरी दुनिया में ये फैल गया। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम इज द यूज ऑफ मशीनरी। तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी फैक्ट्री सिस्टम में? इसमें जो है मशीन का यूज किया जाता था। ठीक, इसमें मशीन का यूज किया जाता था। लेबर इसमें नहीं काम करते थे, बल्कि इसमें मशीन का यूज किया जाता था। ओरिजिनली पावर्ड बाय वाटर और स्टीम एंड लेटर बाय इलेक्ट्रिसिटी। पहले जो है मशीन किससे चलाई जाती थी? वाटर से या स्टीम से चलाई जाती थी। स्टीम यानी कि भाप, जैसे भाप के इंजन आपने सुने होंगे रेलवे के, जो भाप के इंजन होते थे। ठीक, तो पहले ये वाटर और स्टीम से चलाए गए, बाद में ये जो मशीनें हैं ये इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जाने लगी। ठीक, फैक्ट्री प्रणाली की मुख्य विशेषता मशीनरी का उपयोग। ठीक, तो फैक्ट्री प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें मशीनों का उपयोग किया जाता था। और जो मशीनें किससे चलती थी? मूल रूप से पहले मशीनें पानी या भाप से चलती थी। ठीक, जैसे आपने रेलवे का भाप का इंजन का नाम सुना होगा। पहले रेलवे जो है जो चलती थी, तो जो उसका इंजन होता था वो भाप का होता था, मतलब वहाँ पे कोयले जलाए जाते थे और उससे जो है वो इंजन चलता था। तो पहले जो भी मशीनें होती थी वो पानी और भाप से चलाई जाती थी, बाद में वो बिजली द्वारा संचालित होने लगी। ठीक, बाद में धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ और वो बिजली द्वारा संचालित होने लगी। ठीक, द फैक्ट्री सिस्टम began widespread when cotton spinning was mechanized। ठीक, सबसे पहले जब कॉटन स्पिनिंग जो है वो मैकेनाइज हुआ, मतलब मशीनों के जरिए कॉटन की स्पिनिंग की जा रही थी, तब से जो है फैक्ट्री सिस्टम फैला। ठीक, तब से फैक्ट्री सिस्टम फैला, क्योंकि सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री ही बनी थी। ठीक, कपास की कताई का मशीनीकरण होने पर जो कपास की कताई होती है, ठीक, जिससे धागे वगैरह बनाए जाते थे, फिर उससे कपड़े बनाए जाते थे, तो ये सब जब मशीनीकरण हो गया इसका, यानी कि मशीनों के जरिए ये काम किया जाने लगा। पहले हाथ से किया जाता था, बाद में जब ये मशीनों के जरिए ये काम किया जाने लगा, तब से जो है फैक्ट्री की जो प्रणाली है वो व्यापक रूप से शुरू हुई। ठीक, वहीं से जो है ये व्यापक रूप से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले जो फैक्ट्री आई थी वो ज़्यादातर कपास यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री में आई थी। ठीक, कपड़ों की इंडस्ट्री जो थी उसी में आई थी। Richard Arkwright is the person credited with being the brain behind the growth of factories। तो जो फैक्ट्रीज का ग्रोथ हुआ उसके पीछे कौन था? रिचर्ड आर्कराइट को कंसीडर किया जाता है कि ये इन्हीं का दिमाग था इसके पीछे, फैक्ट्री के ग्रोथ के पीछे, क्योंकि इन्होंने फैक्ट्री सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक,
रिचार्ड आर्कराइट इज द पर्सन क्रेडिटेड विथ बीइंग द ब्रेन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री के ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट था। रिचार्ड आर्कराइट को कारखानों के विकास के पीछे दिमाग होने का श्रेय दिया गया। मतलब कि रिचार्ड आर्कराइट के दिमाग का ही ये कहा जाता है कि इन्हीं के दिमाग की वजह से ही मतलब कारखानों का विकास हुआ है। ठीक, फैक्ट्रियों का विकास जो है वो इन्हीं की वजह से हुआ है, रिचार्ड आर्कराइट की वजह से। आफ्टर द पेटेंटेड हिज आफ्टर ही पेटेंटेड हिज वाटर फ्रेम, तो सबसे पहले इन्होंने पेटेंट किया था अपना वाटर फ्रेम। पेटेंट क्या होता है? जब आप रजिस्टर करते हैं कि ये इनकी ही इन्वेंशन है तो उसी को पेटेंट कहा जाता है। ठीक, तो पहले इन्होंने रिचार्ड आर्कराइट ने क्या किया था कि वाटर फ्रेम को इन्होंने पेटेंट कराया था इन 1769 में इन्होंने वाटर फ्रेम को पेटेंट कराया। ही इस्टेब्लिश क्रॉम्फर्ड मिल इन इंग्लैंड। इन्होंने कौन सी मिल खोली थी? एक क्रॉम्फर्ड मिल थी इंग्लैंड में, वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया। ठीक, पहले इन्होंने पेटेंट कराया वाटर फ्रेम को 1769 में, उसके बाद उन्होंने क्रॉम्फर्ड मिल को इस्टेब्लिश किया था इंग्लैंड में। सो रिचर्ड आर्कराइट को कारखानों के विकास के पीछे दिमाग होने का श्रेय दिया जाता है। 1769 में अपने वाटर फ्रेम का पेटेंट कराने के बाद, तो इन्होंने 1769 में अपने वाटर फ्रेम का पेटेंट कराया था। ठीक, पेटेंट कहते हैं जब आप रजिस्टर करवा लेते हैं कि आपने ही इसकी खोज की है, तो उसी को पेटेंट कहा जाता है। उन्होंने इंग्लैंड में क्रॉम्फर्ड मिल की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में क्रॉम्फर्ड मिल की स्थापना की। ठीक, चाइल्ड लेबर लॉज वर पास्ड इन द लेट 80s। तो इसमें ज़्यादातर फैक्ट्री सिस्टम से लॉ वगैरह पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें लॉ ही ऐड किया है, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं ऐड किया मैंने। तो पहला मिल का सिस्टम जो था वो किसका दिमाग माना जाता है? उसके पीछे रिचर्ड आर्कराइट का, ये याद रखिएगा। ठीक, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले जो पेटेंट हुआ था वो किसने कराया था? तो वाटर फ्रेम का पेटेंट कराया था रिचर्ड आर्कराइट। ठीक, चाइल्ड लेबर लॉज वर पास्ड इन द लेट 80s। चाइल्ड लेबर लॉज कब पास हुआ? लेट 80s में। लेट का मतलब समझ गए हैं आप क्या होता है? 80s, लेट 80s, 1800s। दैट चिल्ड्रेन वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूज बाय फैक्ट्री ओनर। ठीक, और उसके बाद जो है, जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो जो बच्चों का जो है बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, अब्यूज कर रहे थे, उससे रोका गया उनको। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोड उनके ऊपर दिया जा रहा था, बच्चों के ऊपर। ठीक, और बच्चों को जो है खतरनाक काम कराए जाते थे, मतलब बहुत ही डेंजरस वर्किंग कंडीशन में उनसे काम कराए जाते थे। उन सब से उनको रोका गया जब चाइल्ड लेबर लॉज जो है वो 1800 के बाद पास होना, 1800 के लास्ट में पास होना शुरू हुआ। बाल श्रम कानून को 1800 के अंत में पारित किया गया था। ठीक, तो बाल श्रम कानून को 1800 के अंत में पारित किया गया था। और ये क्यों पारित किया गया था? ताकि बच्चों को कारखानों के मालिकों द्वारा दुर्व्यवहार से बचाया जा सके। दुर्व्यवहार किस तरह का करते थे वो लोग? बहुत ही खराब कंडीशन में, बहुत ही बुरी स्थिति में जो है उनसे काम करवाते थे। ठीक, और जो काम उनके काबिल नहीं होता था वो भी उनसे करवाया जाता था। तो उन सबसे बचाने के लिए बच्चों को ये कानून पारित किया गया था, जिसको श्रम कानून कहा जाता है। ठीक, बाल श्रम कानून कहा जाता है। ठीक, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो सबसे पहले क्या आया? फैक्ट्रीज एक्ट आया। देखिए, इसमें क्रोनोलॉजी भी पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूँ इसीलिए पहले ही आपको। इसमें क्रोनोलॉजी भी पूछा जाता है, तो ईयर आपको याद रखना। ठीक, तो सबसे पहला है द फैक्ट्रीज एक्ट, जिसको एक्ट नंबर 63 ऑफ 1948। ठीक, तो ये सब नहीं पूछा जाता एक्ट नंबर क्या है, बस फैक्ट्री एक्ट कब पास हुआ था ये पूछ सकता है आपसे, या क्रोनोलॉजी दिया है तो आपको ईयर पता होना चाहिए। तो फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था 1948 में, एज अमेंडेड बाय द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987। ठीक, और उसके बाद इसको अमेंड किया गया था फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट के नाम से 1987 में। ठीक, जो एक्ट 20 ऑफ 1987 सर्व टू असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसीज इन इंडिया। ये क्या करता था?
नेशनल पॉलिसीज़ को बनाने में ये मदद करता था फैक्ट्री एक्ट। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनती थी, जो भी नेशनल पॉलिसीज़ बनती थी, उसको फॉर्मुलेट करने में ये मदद करता था फैक्ट्री एक्ट। एंड हेल्थ इन फैक्ट्रीज एंड डॉक्स इन इंडिया। ठीक, तो फैक्ट्रीज वगैरह में या कारखानों वगैरह में जो हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें थी, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने में ये एक्ट मदद करता था। कारखाना अधिनियम 1948। तो कारखाना अधिनियम कब पास हुआ? 1948 में पास हुआ, और इसका संशोधन किया गया था कारखाना संशोधन अधिनियम के नाम से 1987। ठीक, कारखाना संशोधन अधिनियम के नाम से संशोधित किया गया था इसको 1987 में। इसके द्वारा संशोधित किया गया था कारखानों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में। तो ये किस लिए, ये कारखाना जो अधिनियम था ये क्या काम करता था? जो भी व्यवसायिक सुरक्षा है या कारखानों में व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंधित जो भी भारत के राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करने के लिए ये सहायता प्रदान करता था। भारत में राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करने के लिए, और नीतियां किससे रिलेटेड होती थी? व्यवसायिक सुरक्षा से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड होती थी। उससे रिलेटेड जो भी नीतियां बनती थी उसको बनाने के लिए ये कारखाना अधिनियम या कारखाना संशोधन अधिनियम जो है वो मदद करता था। लॉज, अब अलग अलग लॉज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, लॉज रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब ऐसे लॉ जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है, औद्योगिक संबंधों से संबंधित कानून। तो सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब पास हुआ था? 1947। ठीक, तो फैक्ट्री एक्ट से पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पास हुआ। ठीक, फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1948 में पास हुआ था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो 1947 में पास हुआ था। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पास हुआ था। इससे जितने भी इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट वगैरह होते थे उसको सुलझाने के लिए ये एक्ट काम करता था। ठीक, उनको खत्म करवाने के लिए जितने भी डिस्प्यूट थे विद इन इंडस्ट्रीज सिस्टम, ठीक, तो उन सारे डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था, ये अधिनियम पास किया गया था। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पर बना जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से ही संबंधित है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब बना? 1926 में बना। दूसरा आता है लॉज रिलेटिंग टू वेजेस। अब मजदूरी से रिलेटेड जो लॉज थे वो कौन कौन से थे? ठीक, मजदूरी से संबंधित कानून कौन कौन से थे? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो मिनिमम वेजेस एक्ट कब पास हुआ? 1948 में पास हुआ। इसी ईयर में जो है फैक्ट्री एक्ट भी पास हुआ था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जिसमें सरकार ये तय करती थी कि कम से कम आप कितना मजदूरी दे सकते हैं, मजदूर को कितना कम से कम आपको देना होगा मजदूरी, ये मिनिमम वेजेस एक्ट बताता है। ऐसा नहीं कि आप मनमानी कर रहे हैं कि मतलब अब आज के ज़माने में अगर कोई दिन में 100 रुपये दे रहा है तो उसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया गया था 1948 में, जिसमें अभी टाइम है, अभी तो 1.25 घंटे हुए हैं, हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक, लॉज रिलेटिंग टू वेजेस। मिनिमम वेज एक्ट सबसे पहले पास हुआ, जिसमें सरकार ये तय करती थी कि कितना वेज आप पे कर सकते हैं, कम से कम आपको कितना जो है मजदूरी देना पड़ेगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में ये सरकार तय करती थी कि न्यूनतम यानी कि कम से कम मजदूरी आपको कितना देना पड़ेगा। ठीक, दूसरा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। दूसरा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट कब करेंगे? ठीक, ऐसा नहीं कि आप 2 महीने 3 महीने की पेमेंट ही रोक के रख रहे हैं। ठीक, तो ये इससे रिलेटेड भी कानून पास हुआ, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक, मजदूरी अधिनियम 1936 का मजदूरी भुगतान अधिनियम। ठीक, ये भुगतान नीचे आ गया ये, तो मजदूरी भुगतान अधिनियम है। मजदूरी भुगतान अधिनियम
1936 में पास हुआ था, जिसमें आप भुगतान कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जो बोनस मिलता है, आप ज्वाइन करते हैं तो बोनस मिलता है, या कोई मतलब हाँ, कोई त्योहार वगैरह रहता है उस वक्त आपको बोनस मिलता है, दिवाली वगैरह पे बोनस मिलता है, तो ये इसके भी पेमेंट के लिए एक एक्ट पास हुआ था 1965 में। ठीक, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में पास हुआ था। बोनस अधिनियम 1965, नहीं, बोनस भुगतान अधिनियम होगा। ठीक, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में बना था ये। ठीक, बोनस भुगतान अधिनियम ये 1965 में पास हुआ था, जिसमें आपको बोनस कितना देना है और कब देना है, ये सारी चीजों की बात की गई। ठीक, लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन से लॉज पास हुए थे? सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कौन से कानून पास हुए थे? तो सबसे पहले आता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ये 1952 में पास हुआ था। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, ये 1952 में पास हुआ था, ये नहीं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, अब स्टेट मतलब एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस के लिए एक्ट पास किया गया कि सारे एम्प्लॉयज को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में पास हुआ था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है वो 1948 में पास हुआ था। ठीक, ये आपका फर्स्ट पेपर में भी ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी आ सकते हैं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में पास हुआ था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में पास हुआ था, जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित। दूसरा है लेबर वेलफेयर फंड एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, अलग अलग स्टेट के लेबर वेलफेयर फंड एक्ट बनाए गए। हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे बनाया गया, इसलिए यहाँ पे ईयर नहीं है। तो बहुत सारे स्टेट के अलग अलग हाँ, हाँ, मतलब वेलफेयर फंड बनाए गए थे, वेलफेयर फंड से रिलेटेड एक्ट बनाए गए थे बहुत सारे अलग अलग स्टेट। श्रम कल्याण कोष अधिनियम संबंधित राज्यों मतलब कि अलग अलग राज्य ने अपना अपना ही अधिनियम बनाया था इससे रिलेटेड। श्रम कल्याण कोष अधिनियम, ठीक, अपना अलग अलग राज्यों ने बनाया था, ये सेंट्रल लेवल पे नहीं बना था। ठीक, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ग्रेच्युटी क्या होती है? जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उसके बाद आपके रिटायरमेंट के बाद या कुछ सालों के बाद जब आप काम करके निकलते हैं तो कुछ फंड आपको दिया जाता है उसके बदले में, उसी को ग्रेच्युटी कहा जाता है। ठीक, तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में पास हुआ था। उपदान अधिनियम 1972, उपदान भुगतान अधिनियम, ठीक, उपदान भुगतान अधिनियम ये 1972 में पास हुआ। ठीक, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, अगर कोई घटना होती है तो उसमें एम्प्लॉयज के कंपनसेशन के लिए आप कंपनसेशन करेंगे उसके लिए। ठीक, ये भी अधिनियम पास हुआ था, ये भी एक्ट पास हुआ था 1923 में। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 में पास हुआ। ठीक, तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम ये किससे रिलेटेड था? अगर कोई किसी कंडीशन में कुछ नुकसान होता है एम्प्लॉय को, कर्मचारी को, तो उसका मुआवजा भरने के लिए उससे रिलेटेड अधिनियम पास किया गया था 1923 में। लॉज रिलेटिंग टू वर्किंग आवर से रिलेटेड लॉज पास किए गए थे, ऑल्दो अभी रिसेंटली इसको अमेंड कर दिया गया। कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट, सर्विस की कंडीशन या एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड लॉज कौन कौन से थे? काम के घंटे, सेवा की शर्तों और रोजगार से संबंधित कानून। ठीक, हाँ, सेवा की शर्तें और रोजगार से संबंधित कानून कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आता है फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 में पास हुआ था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कारखाना अधिनियम जो 1948 में पास हुआ था। नहीं, रात को क्लास नहीं होती है, रात को कभी कभी होती है, जब दिन में 1 घंटे की क्लास होती है तो रात में भी हो जाती है किसी कंडीशन की वजह से, वो मैं अनाउंस कर देता हूँ, तो अनाउंसमेंट आप लोग देखते रहा करिए। रात में क्लास नहीं होती है, दिन में ही 2 घंटे अगर हो जाती है तो रात में नहीं होती है। किसी कंडीशन की वजह से किसी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से अगर दिन में क्लास नहीं हो पाती तो रात में होती है।
8 बजे होती है। ठीक। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में पास हुआ था। कारखाना अधिनियम 1948 में पास हुआ था। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 में पास हुआ। ठीक। औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 में पास हुआ। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979 में पास हुआ था। तो इंटर स्टेट जो माइग्रेंट वर्कमैन थे उनसे रिलेटेड उनके रेगुलेशन के लिए रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस और सर्विस की क्या कंडीशन होगी, इससे रिलेटेड एक्ट 1979 में पास हुआ था। अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार जैसे यूपी बिहार या मतलब हरियाणा वगैरह से लोग जो है मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, इन सब जगहों पे जो जाते हैं वो इंटर स्टेट मूव करते हैं, अपना स्टेट छोड़कर दूसरी जगह रोजगार के लिए जो कामगार मजदूर होते हैं वो जाते हैं। ठीक। तो उनके लिए जो है अधिनियम, उनके मैनेजमेंट के लिए अधिनियम, रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन से रिलेटेड जो अधिनियम था वो 1979 में पास हुआ। ठीक। 1989 में पास हुआ। वीकली हॉलीडे एक्ट 1942, वीकली हॉलीडे यानी कि हफ्ते में एक दिन का छूट होना चाहिए, एक दिन की हॉलीडे होना चाहिए, ये 1942 में ये पास हुआ। साप्ताहिक अवकाश अधिनियम 1942 में पास हुआ। साप्ताहिक अवकाश अधिनियम 1942 में पास हुआ था। नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडे, नेशनल और फेस्टिवल हॉलीडे जो है या नेशनल हॉलीडे हैं जैसे गांधी जयंती वगैरह हैं और इंडिपेंडेंस डे है, ठीक, रिपब्लिक डे है, इन सब देश में जो है हॉलीडे अधिनियम पास हुआ था, हॉलीडे के लिए एक्ट पास हुआ था अलग अलग स्टेट के, क्योंकि स्टेट हॉलीडे भी होता है, ठीक, और फेस्टिवल हॉलीडे अलग अलग होता है। हर स्टेट में हर फेस्टिवल की छुट्टी नहीं दी जाती, ठीक। तो इसीलिए लिखा हुआ है रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक। इससे रिलेटेड एक्ट पास हुआ था 1963। 1 मिनट। नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडेज एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट 1963 में पास हुआ था ये। राष्ट्रीय और त्योहार अवकाश जो है अधिनियम संबंधित राज्यों का मतलब हर राज्य की हॉलीडेज अलग अलग होती हैं, ठीक। उनसे संबंधित जो भी राज्य हैं, जो भी अवकाश है, त्योहार वगैरह हैं, वो राज्य से संबंधित होते हैं। यूपी में अलग त्योहार मनाए जाते हैं, महाराष्ट्र में अलग मनाए जाते हैं, ठीक। तो राष्ट्रीय और त्योहार अवकाश अधिनियम ये पास हुआ था 1963। शॉप एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक। तो शॉप और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट दुकानों के लिए जो अधिनियम जो एक्ट पास हुआ था वो, ठीक। दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों अधिनियम संबंधित राज्यों के अलग अलग कानून बनाए गए थे इसमें, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिसमें जो है लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, इसके एबॉलिशन के लिए रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970, उनके रेगुलेशन के लिए, उनके एबॉलिशन के लिए। संडे को हॉलीडे कब से शुरू हुआ, ये इंडिया का नहीं है। संडे जो है वो फॉरेन कंट्रीज से शुरू हुआ है, इंडिया का नहीं है, ठीक है। क्रिश्चियंस जो है संडे को चर्च जाते हैं, तो ज़्यादातर जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जैसे मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे क्रिश्चियन की पॉपुलेशन ज़्यादा है और क्रिश्चियन जो है संडे को चर्च जाते हैं, इस वजह से ही संडे की छुट्टी होती है। ये रीजन है संडे की छुट्टी। अब कब से शुरू हुआ ये नहीं पता है मुझको, लेकिन रीजन पता है। रीजन यही है कि संडे को जो है जो क्रिश्चियन होते हैं वो चर्च जाते हैं
और ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज जो है उसमें क्रिश्चियन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए जो है ये डोमिनेटिंग कंट्री मतलब डोमिनेटेड था, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने जो डिसाइड किया बाकी कंट्रीज ने भी वही माना, तो उन्होंने ही संडे की हॉलीडे डिसाइड किया, बाकी कंट्रीज ने उसको अपनाया। ठीक, इंडिया में वो रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह पे संडे को छुट्टी हो रही थी, इसलिए इंडिया में भी हो गई। ठीक, बाकी कंट्रीज में आप देखेंगे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पे फ्राइडे को होती है। तो फ्राइडे को क्यों होती है? क्योंकि फ्राइडे प्रेयर के लिए होती है, तो इसीलिए संडे को छुट्टी का रीजन यही है। ठीक, कब से हुआ ये नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 में पास हुआ। ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 में पास हुआ। द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में पास हुआ था। प्लांटेशन से रिलेटेड लेबर एक्ट जो है वो 1951 में पास हुआ था। वृक्षारोपण श्रम, वृक्षारोपण नहीं होती है, प्लांट श्रम अधिनियम 1951 में होगा। आप लोग देख लीजिएगा इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। द माइंस एक्ट 1952, खान अधिनियम 1992 में पास हुआ था कि माइन की कंडीशन क्या है, वहाँ पे किस तरह लेबर की सेफ्टी का कैसे ध्यान रखा जाएगा, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड एक्ट पास हुआ था 1952 में। ठीक, खान अधिनियम 1952। द डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 में पास हुआ। डाक वर्कर्स सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण अधिनियम 1986 में पास हुआ था। ठीक, लॉज रिलेटिंग टू इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं की समानता और अधिकारिता से संबंधित कानून। अब जो महिलाएं एम्प्लॉयड हैं उनसे संबंधित, उनके एम्पावरमेंट से संबंधित कानून या उनसे इक्वलिटी के संबंधित कानून, क्योंकि पहले वेजेस जो है इक्वल नहीं दी जाती थी, महिलाओं को अलग अलग वेजेस दिए जाते थे और हाँ, जो पुरुष होते थे उनको अलग विजिट किए जाते थे। ठीक, उनसे रिलेटेड लॉज बनाए गए। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में पास हुआ था। समान परिश्रमिक अधिनियम, ठीक, मतलब एक समान पुरुष और महिला दोनों के समान होना चाहिए। ठीक, ये 1976 में पास हुआ था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट यानी कि जो ऐसी औरतें हैं जो रिसेंटली जिन्होंने किसी चाइल्ड को जन्म दिया है, ठीक, तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मतलब उससे रिलेटेड एक्ट पास हुआ था कि उनको उस टाइम पे छुट्टी देना चाहिए, पेड लीव उनको मिलना चाहिए। ठीक, पेड लीव उनको मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड एक्ट पास हुआ था कि जिस टाइम पे जो है उनको उनकी ये कंडीशन होगी, उनको पेड लीव दी जानी चाहिए। उससे रिलेटेड एक्ट पास हुआ था 1961 में। डॉक डॉक वर्कर कहते हैं जो शिप वगैरह पे काम करते हैं, उनको डॉक कहा जाता है, डॉक वर्कर। ठीक, शिप वगैरह या पोर्ट वगैरह पे जो बंदरगाहों पे जो लोग काम करते हैं उन्हीं को डॉक वर्कर कहा जाता है। ठीक, मातृत्व लाभ अधिनियम यानी कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने रिसेंटली किसी बच्चे को जन्म दिया है, उनको मातृत्व लाभ अधिनियम पास करके उनको लीव दी गई थी। ठीक, जिसमें उनको पेमेंट भी होती थी, उनको पैसे दिए जाते थे। प्रोहिबिटेटिव लॉ, प्रोहिबिटेटिव लॉज, लेबर लॉज। ठीक, प्रोहिबिटिव लेबर लॉज निषेधात्मक श्रम कानून। बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बॉन्डेड लेबर मतलब जो बंधुआ मजदूर होते थे, ठीक, जिनको जबरदस्ती जिनसे काम करवाया जाता था, उससे रिलेट उसको अबॉलिश करने के लिए एक्ट पास हुआ था 1976 में। ठीक, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में पास हुआ था। ठीक, जिसमें जो लोग बाउंडेड लेबर रखते थे या बंधुआ मजदूर रखते थे, मतलब जिनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, जैसे एक बंधुआ मजदूर का ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कि आप जिससे आपने उधार लिया, पैसे कुछ लिए थे, अब वो पैसे की जब तक पेमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक आपको वहाँ पे मजदूरी करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह का बंधुआ मजदूरी है। ठीक, या किसी मजबूरी की वजह से आप उनको बंधुआ मजदूर बना के काम करवा रहे हैं, इसको एबॉलिश करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए अधिनियम पास हुआ था 1976 में। चाइल्ड लेबर
प्रोहिबिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। चाइल्ड लेबर मतलब अभी जो फिक्स है हमारे यहाँ एज वो 14 ईयर है। 14 ईयर से पहले के बच्चों को काम उनको मतलब लेबर नहीं बनाया जा सकता, उनसे काम नहीं लिया जा सकता, ठीक है। बिजनेस में किसी भी तरह के बिजनेस में उनसे काम नहीं लिया जा सकता, कोई भी नौकरी उनसे नहीं करवाई जा सकती। उसको एबॉलिश करने के लिए, उसको रोकने के लिए या उससे रिलेटेड रेगुलेशन के लिए एक्ट पास हुआ था 1986 में। ठीक। बाल श्रम निषेध और विनियमन विनियमन अधिनियम 1986 में पास हुआ। ठीक। बाल श्रम यानी कि जो बच्चे मजदूर होते थे उनको रोकने के लिए या उनके विनियमन के लिए अधिनियम पास हुआ था 1986 1986। द बीड़ी एंड सिगर वर्कर्स। तो बीड़ी और सिगरेट के जो वर्कर्स थे उस फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे उनकी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे खतरनाक कंडीशन हो सकती है। ठीक। क्योंकि वहाँ पे आ, ऐसे प्रोडक्ट ही बन रहे हैं कि जो खतरे की चीज हो सकती है। तो बीड़ी एंड सीगर वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 में पास हुआ था। बीड़ी और सिगार कामगार रोजगार की शर्तें अधिनियम 1966 में पास हुआ था। द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिटेशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। ठीक। 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस इससे रिलेटेड एक्ट पास हुआ था, जिसके मतलब सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए प्रिवेंशन प्रोहिबिशन, ठीक, उसको रोकने के लिए, उससे बचाव के लिए, और रिडर्सल अगर हो जा रहा है तो उससे उसका रिडर्सल यानी कि उसकी क्या सजा होगी या किस तरह से उसका निवारण किया जाएगा, इससे रिलेटेड एक्ट पास हुआ था 2013 में। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के खिलाफ जो या महिलाओं के क्लास के खिलाफ या मतलब पुरुषों के खिलाफ किसी भी के खिलाफ अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है, ठीक, कार्यस्थल पर अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ एक्ट पास हुआ था, अधिनियम पास हुआ था 2013 में। उसको रोकथाम के लिए, उसके निषेध के लिए और उसके निवारण के लिए। ठीक। लॉज रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड लॉज पास हुए थे। रोजगार और प्रशिक्षण के संबंधित कानून। अप्रेंटिसेस एक्ट 1971 में 1961 में पास हुआ था। अप्रेंटिस अधिनियम 1961। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959। ठीक। मतलब आप वैकेंसीज निकलेंगी तो उसकी कंपल्सरी नोटिफिकेशन निकलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट के नाम से 1959 में पास हुआ था। रोजगार कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1962। ठीक। तो यहाँ तक हम लोग एक्ट कर चुके हैं। ये सारे एक्ट आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे रिपीट रिपीट करके तो याद हो जाएगी आपको। क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ जॉब्स। जॉब कॉलर्स, अलग अलग कॉलर आपने नाम सुना होगा, ब्लू कॉलर, रेड कॉलर। ठीक। तो ये सारे कॉलर्स के हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक। तो सबसे पहला आता है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर क्या होता है? ब्लू कॉलर refers to a job that involves manual labor, often within an industry regulated by a labor union, to physically build and maintain a product or equipment। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए, ठीक, कोई भी इंडस्ट्री उसमें जो लोग काम करते हैं, मैनुअल लेबर जो होते हैं, उनको ही ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक। ऐसी जॉब जो जिसमें जो है मैनुअल लेबर काम करते हैं, ठीक, इंडस्ट्री वगैरह में, ठीक, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, कोई भी इक्विपमेंट या प्रोडक्ट बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो लोग काम करते हैं वो ब्लू कॉलर वर्कर कहलाते हैं। ठीक। जॉब कॉलर के प्रकार।
तो सबसे पहले आता है नीला कलर, यानी कि ब्लू कॉलर। नीला कॉलर एक ऐसी नौकरी को संदर्भित करता है जिसमें किसी उत्पाद या उपकरण को भौतिक रूप से बनाने, तो यहाँ पे क्या होता है, किसी उत्पाद या उपकरण को भौतिक रूप से बनाया जाता है या बनाए रखने के लिए, या उसको मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए यानी कि उसको मेंटेन करने के लिए श्रम संघ द्वारा विनियमित उद्योग के भीतर अक्सर शारीरिक श्रम शामिल है। जो शारीरिक श्रम होते हैं उसी को नीला कॉलर कहा जाता है। जो अपनी फिजिकल ताकत के जरिए कोई काम करते हो तो उसको नीला कॉलर कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है व्हाइट कॉलर। सफेद कॉलर क्या होता है? द टर्म व्हाइट कॉलर typically refers to job in an office setting and involve managerial, administrative, and clerical duties with little to no manual labor। यहाँ पे कोई फिजिकल लेबर नहीं होता, कोई मैनुअल लेबर नहीं होता। आदमी अपने ताकत का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि उसके स्किल, अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, ज़्यादातर अपने माइंड का इस्तेमाल करता है। ठीक। तो व्हाइट कलर क्या होता है, ये ज़्यादातर जो है ऐसी जो ऑफिस में जॉब वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक। जिसमें मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे क्लर्क वगैरह हो रहे हैं। ठीक। कलर केयर ड्यूटीज हैं, जिसमें कोई भी मैनुअल लेबर नहीं होता। ठीक। मैनुअल तरीके से कोई इसमें काम नहीं करता। व्हाइट कॉलर यानी कि सफेद कॉलर शब्द आमतौर पर एक कार्यालय सेटिंग में नौकरियों को संदर्भित करता है। एक कार्यालय सेटिंग यानी कि यहाँ पे कार्यालय होते हैं, इस सेटिंग में जो नौकरियां होती हैं उसको व्हाइट कॉलर कहा जाता है, और प्रबंधकीय, प्रशासनिक और लिपिक कर्तव्यों को शामिल करता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? प्रबंधकीय, प्रशासनिक और लिपिक कर्तव्य होते हैं। ठीक। जिसमें बहुत कम या कोई शारीरिक श्रम नहीं होता है। ठीक। शारीरिक श्रम अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, या तो कुछ भी नहीं है। ठीक। या तो कुछ भी नहीं होगा या बहुत कम होगा। शारीरिक श्रम मतलब अपनी शरीर का इस्तेमाल करके यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे माइंड का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो इसी को व्हाइट कॉलर कहा जाता है। ग्रीन कॉलर यानी कि हरा कॉलर क्या होता है? ग्रीन कॉलर रिफर्स टू वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एनवायरमेंटल सेक्टर। जो भी इन्वायरमेंटल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी के एनवायरमेंटल सेक्टर में मौजूद लोग वर्कर होते हैं उन्हीं को ग्रीन कॉलर वर्कर कहा जाता है। ऑफन कॉल्ड ग्रीन वर्कर, इनको ग्रीन वर्कर भी कहा जाता है। ठीक। जैसे जंगलों वगैरह में जो लोग काम करते हैं वो सब क्या है, इन्वायरमेंटल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो ग्रीन कॉलर वर्कर या ग्रीन वर्कर भी कहे जाते हैं। ठीक। हरा कॉलर, हरा रंग अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को संदर्भित करता है। ठीक। यानी कि ऐसे लोग जो पर्यावरणीय क्षेत्र के कार्यरत श्रमिक होते हैं उन्हीं को हरा कॉलर या हरे वर्कर, ग्रीन वर्कर के नाम से, या कह सकते हैं आप हरा श्रम के तौर पे उनको जाना जाता है। ठीक। जो लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं या पर्यावरण से रिलेटेड काम करते हैं उन्हीं को हरे कॉलर में रखा जाता है। पिंक कॉलर, गुलाबी कॉलर क्या होता है? द टर्म पिंक कॉलर हिस्टोरिकली रिफर्स टू अ जॉब हेल्ड बाय वुमेन। एक ऐसी जॉब जो सिर्फ वेमेन की होती है, ठीक, जो सिर्फ औरतें करती हैं उनको पिंक कॉलर जॉब कहा जाता है। जो सिर्फ औरतें कर सकती हैं वो जॉब, वो ऐसी जॉब्स को पिंक कॉलर जॉब्स कहा जाता है। गुलाबी कॉलर क्या होता है? गुलाबी कॉलर शब्द ऐतिहासिक रूप से महिलाओं द्वारा की जाने वाली नौकरियों के लिए संदर्भित है। तो जो महिलाएं नौकरी करती हैं, ऐसी नौकरी जो सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। ठीक। महिलाएं तो सारी नौकरी करती हैं, लेकिन ऐसी नौकरी जो सिर्फ महिलाएं करती हैं, ऐसी नौकरी को क्या कहा जाता है? गुलाबी कॉलर। ठीक। ऐसी नौकरी को गुलाबी कॉलर कहा जाता है। 1 मिनट।
ओके, नेक्स्ट आता है न्यू कॉलर। ठीक, न्यू कॉलर क्या होता है? दिस रिलेटिवली न्यू क्लासिफिकेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2016। तो ये नया क्लासिफिकेशन है जो पहली बार 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। रिफर्स टू वर्कर्स हु हैव ऑब्टेन टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल, जो टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल ऑब्टेन करते हैं और उसके बेसिस पे वो काम करते हैं। जैसे आईटी की जो जॉब्स हैं वो क्या है, नई स्किल की जॉब है, नई टेक्निकल की जॉब है। ठीक, तो इनको ही न्यू कॉलर कहा जाता है। टू वर्क इन टेक्नोलॉजी का, तो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स होती हैं। ठीक, चाहे वो जैसे आईआईटीज वगैरह जो होती हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी जॉब करते हैं। आईटीज वगैरह जो करके जॉब करते हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब करते हैं। ठीक, एआई टूल पे जो काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम जॉब होती है। तो ऐसी जॉब्स को 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया कि ये जो है न्यू कॉलर जॉब। ठीक, तो नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन पैटर्न, तो ये ट्रेडिशनल एजुकेशन पैटर्न नहीं होता है। ठीक, नया जो प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, ठीक, उसके जरिए ये लोग बनते हैं। नया कॉलर ये अपेक्षाकृत नया वर्गीकरण है जिसे पहली बार 2016 में पेश किया गया था। उन श्रमिकों को संदर्भित करता है, तो इसमें वो श्रमिक आ जाते हैं, वो मजदूर, वो काम करने वाले लोग आ जाते हैं जिन्होंने जिन्होंने गैर पारंपरिक शिक्षा पथों के माध्यम से, गैर पारंपरिक मतलब कि ऐसी शिक्षा उन्होंने हासिल की है जैसे डिप्लोमा वगैरह लोग कर लेते हैं। ठीक, तो ये पारंपरिक तरीका तो नहीं है। ठीक, गैर पारंपरिक शिक्षा पथों के माध्यम से तकनीकी नौकरियों में काम करने के लिए आवश्यक तकनीकी और सॉफ्ट कौशल प्राप्त करते हैं। तो तकनीकी नौकरियां करने के लिए जो लोग तकनीकी और सॉफ्ट कौशल प्राप्त कर कर तकनीकी नौकरियां करते हैं, ऐसे लोगों को नया कॉलर वर्कर कहा जाता है। ठीक, नया कॉलर श्रम कहा जाता है। ठीक, ये टर्म जो है 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो नया टर्म है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है और लास्ट है, नहीं उसके बाद भी है, ब्राउन कॉलर भी है। ठीक, ब्लैक कॉलर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्राउन कॉलर वर्कर। भूरा कॉलर कार्यकर्ता क्या होता है? भूरा कॉलर कार्यकर्ता क्या होता है? ब्राउन कॉलर वर्कर पीपल वर्किंग इन मिलिट्री सर्विसेज एंड दोज हु सर्व इन द आर्मी लाइक सोल्जर। ठीक, तो जो लोग मिलिट्री सर्विसेज में काम करते हैं, जैसे कि आर्मी है, सोल्जर हैं, आर्मी है, नेवी है, मरीन, एयरफोर्स है, स्पेस फोर्स है एंड समटाइम्स कोस्ट गार्ड है, ये सारे लोग जो है ब्राउन कॉलर वर्कर में आ जाते हैं। ठीक, भूरा कॉलर कार्यकर्ता कौन है? सैन्य सेवाओं में काम करने वाले लोग और जो सेना में सेवा करते हैं, सैन्य सेवा या सेना में जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को भूरा कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। जैसे सैनिक हैं, सेना है, नौसेना है, नौसैनिक है, वायुसेना है, अंतरिक्ष बल है और कभी कभी तटरक्षक, ये सारे लोग जो है भूरा कॉलर कार्यकर्ता में आ जाते हैं। ठीक, तो भूरा कॉलर समझ में आया? भूरा कॉलर मतलब आर्मी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक, रक्षा से रिलेटेड जो भी जॉब्स है, वो सब चीजें जो है ब्राउन कॉलर में आ जाती है। ब्लैक कॉलर वर्कर्स, ब्लैक कॉलर वर्कर कौन होते हैं? इट हैज नाउ टेकन अ न्यू मीनिंग, ये एक नई मीनिंग इससे निकाली गई है अब। इट वॉज वंस यूज टू लेबल दोज विद जॉब एज कोल माइनर्स। पहले जो है, जो कोल माइनर्स में लोग काम करते थे, ऑयल वर्कर होते थे, या अ, ऐसी सिमिलर पोजीशन से जो खदानों वगैरह में जो लोग काम करते थे, उन लोगों को ब्लैक कॉलर वर्कर कहा जाता है। ठीक, ये अब नया अर्थ पर ले लिया गया है। ये एक बार कोयला खनि, जो कोयला खनि में लोग काम करते थे, तेल श्रमिक जो होते थे, तेल निकालने वालों में जो लोग होते थे, ठीक, जो वर्कर काम करते थे, और अन्य समान पदों के रूप में नौकरियों के साथ लेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ब्लैक कॉलर जो है पहले इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है ब्लैक कॉलर की मीनिंग चेंज हो गई। पहले जो खदानों वगैरह में, कोयला खदानों वगैरह में लोग काम करते थे, ऑयल फैक्ट्री, ऑयल मतलब जो निकालने के लिए, जमीन से जो ऑयल निकलता है उसके लिए जो वर्कर काम करते थे, तेल वगैरह निकालने के लिए, इन सारे लोगों को ब्लैक कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता था या ब्लैक कॉलर वाइट वर्कर कहा जाता था। लेकिन अब इसकी मीनिंग चेंज हो गई है। नाउ ब्लैक कॉलर वर्कर आर द क्रिएटिव टाइप ऑफ प्रोफेशनल, जो क्रिएटिव टाइप के प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए ब्लैक कॉलर का वर्ड यूज किया जाता है। जैसे आर्टिस्ट, ठीक, आर्टिस्ट वगैरह जो है, ठीक, ग्राफिक जो बनाते हैं, डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, वीडियो प्रोड्यूसर हैं,
एक फोटोग्राफर हैं, ये सारे लोग जो है ब्लैक कॉलर में होते हैं। ठीक। अब काले कॉलर कार्यकर्ता रचनात्मक प्रकार के पेशेवर, तो जो रचनात्मक प्रकार के पेशेवर हैं उनको ही काले कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है, जैसे कि कलाकार वगैरह हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं और वीडियो निर्माता हैं, ये सारे लोगों को ब्लैक कॉलर कहा जाता है, ब्लैक कॉलर वर्कर कहा जाता है। ठीक। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज हो नहीं पाएगा। बाकी और कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी हम लोग कल करेंगे, क्योंकि लंबा है ये, थोड़ा आधा घंटा से ऊपर जाएगा इसमें डिपेंडेंसी थ्योरी में, इसलिए हम लोग इसको कल करेंगे। एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एग्जाम। और आज आपको वेबिनार ज्वाइन करना है, टाइम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक। लास्ट के 5 क्वेश्चन इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि हम लोग को पीवाईक्यू करना ही है। अभी हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लें, जिसके लिए मतलब हम लोग सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर हम लोग अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोगों का यही मकसद है कि हम लोग को नवंबर पूरा रिवीजन के लिए और पीवाईक्यूज के लिए मिले, क्वेश्चन के लिए मिले। ठीक। तो एक टाइम पे आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा महीने आपका रहेगा क्वेश्चन करने का। एक क्लास हम लोग क्वेश्चन की ले सकते हैं और एक क्लास जो है हम लोग रिवीजन की ले सकते हैं। ठीक। तो इसीलिए जल्दी से सिलेबस खत्म करने के लिए हम लोगों ने ये 5 जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में हम लोग एक टॉपिक तो कर ही सकते हैं। या मैं एक काम करता हूँ, कल से मैं आपको पीपीटी में क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं वो क्वेश्चन, लेकिन वो पीपीटी में मैं ऐड कर दूंगा। आप जब पीडीएफ डाउनलोड करिएगा तो उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो दूसरे दिन वो पूछ सकते हैं। ठीक। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन भी होते रहेंगे और टाइम भी नहीं लगेगा हम लोगों को। तो ये कर सकते हैं हम लोग। कल से मैं एक 5 क्वेश्चन ऐड करता रहूँगा उसमें। हाँ, चैप्टर वाइज ही करेंगे हम लोग। रिवीजन भी चैप्टर वाइज करेंगे, यूनिट वाइज, मतलब चैप्टर वाइज नहीं पॉसिबल हो सकता है, यूनिट वाइज करेंगे हम लोग। ठीक। और ये जो क्वेश्चन ऐड करेंगे तो जो टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा डेली। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ठीक है, फिर और कोई क्वेश्चन है? ठीक।